इसमें जरूरत नहीं है किसी ब्लैक इधर से रखना इसको बस चलेगा, ज्यादा नीचे नहीं जाना क्योंकि क्या समझे आप, क्योंकि बंदा था ना जब इसके पीछे तो सो कभी बारिश हुई कभी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 8th चैप्टर हमारा इन प्रोग्रेस है। इसमें जी ये हमने कल रिसर्च के सोर्सेज प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों पढ़े थे एंड पे। प्राइमरी सोर्सेज से मुराद ये है कि जहाँ पे आप ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, यानी पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, आप जनरेट करते हैं। और सेकेंडरी सोर्सेज में वो आ जाते हैं जहाँ पे आप रिसर्च उस चीज़ को करते हैं जो एग्जिस्ट कर रही होती है, जनरेट नई चीज़ नहीं कर रहे होते। 2.4 से अब हमने देखना है स्ट्रक्चरिंग द इंफॉर्मेशन। इसमें जब हम स्ट्रक्चर करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वो है स्क्रीनिंग। हैविंग जनरेटेड लॉट्स ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स, you need to start organizing the information into a structure that will support the actual writing of the report. Actual writing से मुराद तो है इसके contents। अब उन contents को structure किस तरह करना है, to help in screening the information collected, continually remind yourself of the fundamental questions। अब स्क्रीनिंग जो है ना कि क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है और कौन सी चीज़ में अनवांटेड है, उसको किस तरह से रूल आउट करना है। उसमें सबसे पहले क्या, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट। का ऑब्जेक्टिव देखें कि रिपोर्ट का मकसद क्या है, हम किस मकसद के लिए इस रिपोर्ट को लिख रहे हैं। फिर हु इज द रीडर, फिर ये देखेंगे रीडर कौन सा है। जिस तरह का रीडर होगा उसके मुताबिक ही हम चीज़ें इंफॉर्मेशन को चूज करेंगे जो उसके टेम्परामेंट को या उसके स्टेटस को या उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रही हैं। डज द रीडर रियली नीड दिस, फिर ये देखना है कि रीडर को इसकी ज़रूरत वाकई है। बिकॉज वट एवर यू आर एडिंग टू योर रिपोर्ट दैट मस्ट बी ऑफ द डिमांड ऑफ योर रिसीवर। अगर उसकी डिमांड ही नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। The structure of a report describes the pattern in which the information is organized। जिस पैटर्न पे आपने इसको ऑर्गेनाइज करना है वो स्ट्रक्चर है। The structure is critical because the reader will use it to get an overview of the content of the report। रिपोर्ट के कंटेंट का ओवरव्यू इससे स्ट्रक्चर से उसे मिल जाएगा। In many cases, readers will not look at the detail in a report, but rather read the headings and dip into just those areas where they need further clarification। बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि जो रीडर है आपका
उसे डिटेल की ज़रूरत ही नहीं होती, वो हेडिंग्स देखता है, वहीं से उसको आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या है। इसलिए स्ट्रक्चर प्रॉपर होना ज़रूरी है। अब उस स्ट्रक्चर में हमने एक तो ये देखा था कि हम स्क्रीन करें कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो आपके रिसीवर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हो। दूसरी चीज़ है ग्रुपिंग, इंफॉर्मेशन के हम बना लें ग्रुप्स। वो ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं ये देखना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि research has shown that most people can only remember a maximum of 7 items in their short-term memory at any one time. एक वक्त में किसी आदमी की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जस्ट 7 आइटम्स हैं जो एग्जिस्ट कर सकती हैं। इससे क्या मुराद है कि अगर आपने किसी से कोई बातचीत किसी से होती है, कोई कॉन्वर्सेशन हुई, उसके बाद या यूं समझे कोई प्रेजेंटेशन है जिसमें आप किसी स्पीकर को सुन के आ रहे हैं, तो किसी ने कहा जी कि स्पीकर ने क्या बताया उसमें आपको। अब वो बहुत सारे पॉइंट्स में से रिसर्च ये है कि वो 7 पॉइंट्स आपको याद होते हैं। अच्छा, ये अब है 7.7 आइटम जो है, ये है एक एवरेज। कई दफा ऐसा होता है कि आपको कुछ भी याद नहीं होता। आपने देखा होगा, आप घर जाके बताते हैं कि जी मैं वो फलां जगह पे ना कोई स्पीच चल रही थी, मैं उसमें बड़ा मजा आया उसमें। वो कहते हैं इतनी मजेदार स्पीच, क्या था उसमें? कहते हैं यार ये मुझे याद है, बार बड़ी मजेदार स्पीच थी, बड़ा मजा आया, बड़ी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कोई बात तो उसमें से बताओ। कहते हैं बात तो मुझे कोई याद आएगी तो मैं बताऊंगा। ये क्या, कई दफा कुछ भी याद नहीं होता। तो ये एवरेज हिस्सा निकलती है कि अभी 7 वाले हैं, कई 15-20 वाले भी होंगे जिन्हें याद रह जाती है। लेकिन वो जब सारा एक एवरेज हम निकालते हैं तो 7 आइटम्स हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में एग्जिस्ट करती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी यही होती है जो आपने कोई बात सुनी तो थोड़ी देर बाद आपसे पूछ लिया, उसी वक्त आपको पता हो। लॉन्ग टर्म मेमोरी और चीज़ है। लॉन्ग टर्म ये है कि अब आप बैठे होते हैं, आपको अचानक याद आता कि हाँ जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, उस वक्त एक दफ़ा एक टीचर ने मुझसे पूछा था कि तुम क्या बनना चाहते बड़े होके। तो उस वक्त मैंने कहा था जी कि मैं पायलट बनना चाह रहा हूँ। अब ये वो चीज़ है जो रूटीन में आपको कहीं कम ही याद आती, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहीं पड़ी हुई है। फिर टीचर ने उस पर क्या कहा, वो चीज़ कभी आपको याद आती हैं वो चीज़ें। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत सारी पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं, वो निकल आती हैं। यूं समझें कि आप एग्जामिनेशन से पहले, अब आपने जैसे एफएससी ना वो साल पूरा पढ़ते रहते हैं, उस वक्त आपसे कुछ चीज़ पूछी जाए आपको कुछ भी याद नहीं आता। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन पूछा नहीं याद आया। लेकिन जब आप बैठते हैं एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के वहाँ क्वेश्चन आता है, तो वहाँ चीज़ें कैसे याद आती हैं? वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहीं ना कहीं पड़ी होती हैं, वो आ जाती हैं। ये कंप्यूटर का भी कहते हैं ना कि ये ऐसे ही इंसान के ब्रेन को देख के ही इसको बनाया गया है। वो जब आप रैम देखते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी वो जो अभी अभी चीज़ें हुई हैं वो उसमें होती हैं। बाकी जो आपकी वो हार्ड डिस्क में सारी पड़ी होती हैं पुरानी, वो निकालनी पड़ती है ढूंढ ढूंढ के। अब इनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग इसलिए करनी है कि रिसर्च ये कहती है कि 7 आइटम्स तक लोगों को चूंकि याद रहता है, तो अगर आपके पास पॉइंट्स ज्यादा हैं तो हम 7 ग्रुप्स उनके बना लें, 6 बना लें, 5 बना लें, 3 बना लें, जितना आपका दिल चाहे, लेकिन 7 से ऊपर ना जाएं। ताकि उसके अंदर देखें, एक आपने हेडिंग एक पॉइंट बना लिया, एक उसमें आपने 3 पॉइंट्स रख दिए। इसी तरह से एक और आपने इस तरह से एक हेडिंग चूज किया, उसमें कोई 8 पॉइंट्स थे। अब वो इधर 8 इकट्ठे ही एक में 3 है, 11 तो यही हो गए। लेकिन चूंकि अभी आपने 2 ऊपर हेडिंग्स बनाए हुए हैं, वो 2 उन्हें याद रह जाएंगे, 2 को वो सोच के बाकी भी चीजें फिर कुछ ना कुछ याद कर लेते हैं। दिस इज वाई it is important that you can identify themes and trends in all the information you've collected. जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसमें ज़रूरी है कि आप जो थीम्स और ट्रेंड्स हैं उनमें उनको आइडेंटिफाई कर लें, ताकि थीम का पता हो तो उसके मुताबिक आप ग्रुप्स बना लें। देखिए बातें तो बहुत सारी होती हैं, थीम्स निकालेंगे तो हो सकता है आपकी 1 घंटे की प्रेजेंटेशन में वो 3-4 ही थीम्स हों, हो सकता है 2 थीम्स हों, वो 2 जो है वो ग्रुप्स बना लें उनके। The illustration below demonstrates how this could be applied to grouping the line items in a simple statement of financial position. अब इसमें देखें, identify logical groups for a report. एक रिपोर्ट के लिए आप किस तरह से
पॉइंट्स पहले बनाते हैं, पॉइंट्स के फिर ग्रुप्स बनाएंगे। देखिए ये बैंक लोन है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री जो स्टॉक होता है आपका, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल जो नजर आते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व है, ट्रेड पेएबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ओवरड्राफ्ट है। अब ये चीजें आप देखते हैं इस तरह, यानी ये काफी सारी चीजें आप देखते हैं कि इसके अंदर मौजूद हैं। बट आपने करना क्या है, वो कैश एट बैंक वो ना ऊपर तक 3 ये, और ये देखें 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इनमें बहुत सारी चीजें होंगी। बेहतर क्या है कि आप क्या इस तरह के बना दें कि एसेट्स बना लिया, उसमें कुछ इसमें डाल दिया, उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपने निकाला तो कुछ इसमें डाल दिए। तो ये इस तरह से अभी आपने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। 2 ग्रुप्स में आप चीजें पूरी कर देते हो, 2 ग्रुप्स लोगों को याद रह जाएंगे। आपने जो उनको हेडिंग्स दिए हैं वो लोगों के सामने रखें, अंदर की चीजें वो याद कर लेंगे। द ग्रुपिंग हैज रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ हेडलाइन कैटेगरीज। वो हेडलाइन कैटेगरीज वरना बहुत सारी हो जानी, ग्रुपिंग 2 में आपने करके पूरा कर दिया। आगे उनके मेन ग्रुप से सब कैटेगरी या सब ग्रुप्स आप बनाते हैं। अच्छा जी, the illustration shows how it is possible to organize information into a series of logical giant pyramids. पिरामिड क्या होता है? पिरामिड आपने देखा कि वो शक्ल तो उसकी वही रहती है, ये वाली, ये आपने एक पिरामिड बना लिया। अब पिरामिड जो होता है ना, इसमें हम 2 तरह से इसको चेक करते हैं। ये नीचे लिखा बॉटम अप एंड टॉप डाउन। ये 2 अप्रोचेज आ जाती हैं हमारे पास। एक होती बॉटम अप। ये अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये वाला टॉप कॉर्नर सा जो है, ये है एक्चुअली टॉप। टॉप होता है हमारा किसी भी चीज में कंक्लूजन। 3 चीजें होती हैं, कुछ आपके पास फैक्ट्स होंगे और कुछ रिजल्ट्स होंगे, और ये यहाँ पे नहीं, मैं आगे आपको बल्कि शो भी कर देता हूँ। ये रीजंस में जाके, बल्कि वो आगे है नहीं, चले मैं यहीं तक ही आपको बता देता हूँ। मेरा ख्याल तक शायद ये पूरे चैप्टर की स्लाइड्स हैं, लेकिन सॉरी तो पूरी स्लाइड्स हैं ही नहीं इसमें। चलें यहाँ तक करके, बाकी फिर हमें कोई वैसे चीज़ें डिस्कस करना पड़ेंगी। अगर बुक्स हुई आपके पास तो बुक से हम ऐसे स्टडी कर लेंगे, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। बहरहाल अभी ये ना, इसमें ये देखें कि जो टॉप है ना ऊपर, ये है कंक्लूजन। ये वाला जो कॉर्नर हमने ये निकाला हुआ है, ये क्या है कि हम जब कहते हैं ना टॉप डाउन अप्रोच, टॉप से हम नीचे को आ रहे हैं, यानी कंक्लूजन हम इसमें स्टार्ट में दे देते हैं। उसके बाद हम जो ना इसमें वो फैक्ट्स वो हम बाद में देते हैं। किस लिए? ताकि जहाँ पे रिपोर्ट हमारी बड़ी हो, या जब ये समझते हैं कि हमारा जो रिसीवर है उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो टाइम ना होने की वजह से हम क्या करते हैं फिर कि समरी स्टार्ट में देते हैं, कंक्लूजन उसके अंदर मौजूद होता है, उससे पता चल जाता है कि ये असल चीज़ है। तो इस वजह से हम फैक्ट्स को फिर लेट कर देते हैं। और दूसरी जो है वो है बॉटम अप। बॉटम अप में क्या किया जाता है, उसमें पिरामिड उलट हो जाता है। ये क्या कर रहा है? भागना नहीं से चाहिए, भाग रहा है। जस्ट ये सब आई थिंक चलेगा ये। इसको देखिए अब, एक इस तरह से, इसमें क्या है कि उधर हमने टॉप से स्टार्ट किया था और बॉटम की तरफ आ रहे हैं। यानी बॉटम क्या होता है, वही जो हमने उसमें
जितनी हमारी डिबेट डिस्कशन जो फैक्ट्स वगैरह उसकी तरफ बाद में जाते हैं, रिजल्ट पहले बता देते हैं। और इधर क्या है, यहाँ पे ये फैक्ट्स वगैरह हमने सबसे ऊपर बता दिए, ये टॉप पे ये बता दिए। उसके बाद हम यहाँ पे आके एंड पे ये यहाँ पे कंक्लूजन देते हैं। तो ये है बॉटम अप, यानी बॉटम से कंक्लूजन की तरफ जाना। यूं समझें कि टॉप डाउन से मुराद है टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन, और बॉटम अप से मुराद है बॉटम टू अप, बॉटम से अप की तरफ जाना। अब बॉटम क्या है कि इधर उधर के फैक्ट्स वगैरह आप बताते रहते हैं, और जो मेन आइडिया है आपका वो बाद में आ जाएगा। आप यानी उसकी तरफ आप जा रहे हैं अभी। जब टॉप डाउन कहते हैं तो हमने टॉप वाली चीज पहले बता दी, उसके बाद बॉटम की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो बॉटम अप एंड टॉप डाउन। इन कम्युनिकेटिंग योर, ये बॉटम अप और टॉप डाउन जो लिखा हो वहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूं। इन कम्युनिकेटिंग योर थिंकिंग यू विल नीड टू इंश्योर योर रीडर अंडरस्टैंड्स द लिंक्स बिटवीन द ग्रुप्स। आपने जो लॉजिकल ग्रुप्स बनाए हुए हैं, पीछे हमने जो देखा है, जब ग्रुप्स बनाएंगे तो आपके रीडर को उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी हो कि एक ग्रुप में क्या क्या चीजें ये एक ग्रुप में क्यों इकट्ठी हुई हैं, उनका आपस में लिंक हो। अंडरस्टैंड्स द लिंक्स बिटवीन द ग्रुप्स, एक ग्रुप का फिर दूसरे ग्रुप के साथ लिंक भी हो। एंड हाउ द इंफॉर्मेशन फ्लोज, और इंफॉर्मेशन किस तरह फ्लो कर रही है, किधर से किधर को जा रही है। कंक्लूजन से फैक्ट्स की तरफ जा रहे हैं तो कंक्लूजन आपने ऊपर बता दिया हो, ये ना हो कि फैक्ट्स बता के फिर कंक्लूजन की तरफ जा रहे हो, ये ना हो। Remember that the receiver will not have experienced the same research and grouping thought process that you have. जिस तरह की आपकी रिसर्च है, हो सकता है उसकी रिसर्च इस तरह वो ना करता हो, जिस तरह के आपने ग्रुप्स बनाए हैं वो इस तरह की ग्रुपिंग ना करता हो, एंड विल देयरफॉर नॉट बी एज फेमिलियर विद द रिपोर्ट कंटेंट एज यू। जितने आप फेमिलियर हैं रिपोर्ट के कंटेंट्स के साथ, हो सकता है वो इतना फेमिलियर ना हो। नेवर assume द रीडर knows द लिंक्स। ये ना समझे कोई नहीं ये कौन सा जी इजी सा है। अब देखे ना, मैं ये कहूँ कि बॉटम अप और टॉप डाउन, मेरा नहीं ख्याल कि ये मैं अगर ये आपके सामने पिरामिड्स ना बनाऊं तो पिरामिड से आपको बॉटम अप और टॉप डाउन समझ में आ जाएगा। इवन मैं दोनों पिरामिड्स भी बना दूं तो फिर भी ये नहीं पता चलता कि टॉप डाउन और बॉटम अप से क्या मुराद है। अब मैं कहूँ इसमें क्या है, साल हर साल से हम तो पढ़ाते आ रहे हैं, ये स्टूडेंट कौन सा बच्चे हैं, सब देखें FSC करके आए हैं, कई अंदर वो BCom करके बैठे होंगे। नहीं, ये नहीं करना कभी भी, ये गलत हो जाता है। कभी भी अपने ऑडियंस के बारे में ऐसा स्टेरियोटाइप डेवलप ना करें कि उसे पहले से पता है। इससे दो चीजें, फिर जो लॉस होता है ना, पहला लॉस तो वो आपको खुद होता है। वो क्या है, आपको कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। देखिए आपको पता हो कि अब देखें ना, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि आज मैंने आपको ABC पढ़ानी है, वो यहाँ से स्टूडेंट्स हैंड रेज करते सर हमें पहले से पता है। अच्छा, मैं सोचना अच्छा है ABC पहले आती है। अच्छा चलें ऐसा करते हैं जी, मैं आपको ना छोटी ABC बताता हूँ कैसे लिखी जाती है, सारे हैंड्स हमें पहले से पता है। तो सोचते हैं यार ये तो हर चीज का पहले से पता है, तो मैं इनसे क्या बात करूंगा। ये तो है कि सामने आप कह रहे हैं कि आपने बता दिया। एक है कि मैं कोई भी चीज, मैं कहता हूँ कि मैं आपको कोई इंग्लिश की को बात बताता हूँ, लेकिन मेरे माइंड में पहले से ये बात हो यार अगर इन्हें पहले से आती हुई तो फिर ये कैसे सुनेंगे मुझे। तो इसका मतलब है कि मैं कॉन्फिडेंटली आपके साथ बात नहीं कर सकूंगा। इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू मैनेज द थिंग्स इफ आई अस्यूम दैट यू पीपल ऑलरेडी नो एवरीथिंग। इसलिए ये अस्यूम करने से आपको लॉस होता है। आपके लिए सजेशन ये होती है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट समथिंग यू आर टू गो विद द माइंडसेट दैट यू नो बेस्ट। सबसे ज्यादा आपको पता हो, किसी को पता ही नहीं। जैसे पता है तो कम पता होगा, जो मैं बताने लगा हूं मैंने उसकी प्रेपरेशन की है, इसलिए मुझे ज्यादा पता है। अच्छा, एक तो लॉस हो गया कि आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। दूसरा लॉस क्या होगा कि जब आपने ये अस्यूम कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ आपके पास है आप उसे प्रॉपर्ली डिलीवर भी नहीं करेंगे। आपको ये नहीं पता ही है। इस पता होने से आपके रिसीवर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकेगी। इसलिए अपने आप को लॉस से बचाना है, अपने रिसीवर को भी लॉस से बचाना है। इसलिए आपने देखना है कि आप कोई भी ऐसा स्टेरियोटाइप डेवलप ना करें कि इन्हें पहले से पता है। नेवर assume द रीडर knows द लिंक्स। तो लिंक्स आपने खुद बताने के क्या क्या लिंक इनका आपस में बनता है। योर रिपोर्ट मस्ट एक्सप्लेन देम टू क्लियरली बिल्ड द फुल पिक्चर। आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि पूरी पिक्चर उसके सामने आ जाए। मैंने बताया ना ये टॉप डाउन बॉटम अप, अब पिरामिड्स, ये वर्ड्स सारे आपके सामने थे। अब ये एक पिक्चर बन गई, अब आपको नजर आ रहा है कि भाई ये चीज है, टॉप से डाउन की तरफ जाना है, बॉटम से अप की तरफ कैसे जाना है। देन
द वे टू डू दिस इज कंस्ट्रक्ट अ पिरामिड ऑफ थॉट्स। अपने थॉट्स का एक पिरामिड बना लें। इसे पिरामिड प्रोनाउंस नहीं करना, ये पिरामिड होता है। पिरामिड बना लें वेयर ईच लेवल फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड समराइजेज द ग्रुप्स बिलो, जिसमें जो भी लेवल आप एक देते हैं वो आगे से आगे आप देखें फ्रॉम द बॉटम, ईच लेवल फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड्स, बॉटम से आप चलते चलते आगे तरफ जा रहे हैं, समराइजेज द ग्रुप्स बिलो, जो भी ग्रुप्स आपके हैं नीचे उनको समराइज करते जाएं। इसलिए कि ये आप एक ग्रुप बना के उसको दूसरे ग्रुप से आप बिल्कुल डिस्टिंक्ट ना कर दें, उनका आपस में लिंक ऐसा हो कि एक आपने चीज बताई, समरी आ गई, अगले चीज की, फिर अगली चीज आई, फिर उसकी समरी आई, फिर आगे वो पॉइंट बता दिया, फिर समराइज किया, यानी समराइज करते करते आप चीजों का लिंक आपस में बनाते जाते हैं। फिर व्हेन यू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू द रीडर, जब आप कोई इंफॉर्मेशन रीडर को प्रेजेंट करेंगे, आई राइट द रिपोर्ट, के जैसे यानी आप रिपोर्ट लिखें, यू प्रेजेंट इट इन अ टॉप डाउनवर्ड्स फैशन। टॉप डाउन जो आपकी अप्रोच है, उस अप्रोच में जाना आपके लिए बेहतर है। क्यों? इसकी रीजन है, स्टार्टिंग विद द की पॉइंट देन एक्सप्लेनिंग ईच सब लेवल ऑफ बैकअप। की पॉइंट जो मेन आइडिया है वहां से स्टार्ट लेने, आगे एक्सप्लेन बाद में करते हैं। इसकी रीजन ये होती है कि आपके जो रिसीवर्स होते हैं मोस्टली वो लोग बिजी होते हैं। बिजी पीपल के पास इतना टाइम नहीं होता सो दैट दे कैन रीड एवरी सिंगल वर्ड ऑफ योर रिपोर्ट। अगर आप टॉप डाउन से स्टार्ट कर दो, उन्हें पता चल जाता है रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में, हो सकता है वहीं से उनको जो वो सोल्यूशन चाहते हैं वो मिल गया हो, या और कुछ नहीं है तो कम से कम इस माइंडसेट के साथ तो पढ़ सकेंगे ना कि इसका सोल्यूशन क्या है। आपने देखा होगा कि आप कभी कभी ना मैगजीन्स में कुछ स्टोरीज पढ़ते हैं, उन स्टोरीज में लिखा होता है कि नए पढ़ने वाले यहाँ से शुरू करें, वो पीछे सारा समराइज करके आपके सामने रख देते हैं। अब उससे क्या होता है कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। वो जो मेन पॉइंट है वो तो उन्होंने एंड तक ले जाना होता है क्योंकि सस्पेंस क्रिएट करते हैं वो इसमें। लेकिन ये बात याद रहे कि आप अगर कुछ किसी चीज को समराइज कर देते हैं तो आपका आगे चलना इजी हो जाता है। फिर है इसमें बॉटम अप और टॉप डाउन में देखें, कंटिन्यूइंग द प्रीवियस इलस्ट्रेशन, tangible non-current assets and intangible assets combined to make non-current assets। अब बॉटम अप में क्या किया आपने कि बॉटम से स्टार्ट लेके आपने टॉप की तरफ जाना। मैंने कहा था बॉटम अप का मतलब बॉटम टू अप। टॉप डाउन से मुराद क्या है? टॉप टू डाउन। बॉटम अप में आपने जो डिटेल्स हैं वो पहले दे देनी है, फैक्ट्स वगैरह बता देने हैं। उसके बाद जो मेन आइडिया है वो आगे तो चलते चलते आपने अप की तरफ जाना है। tangible non-current assets and intangible assets combined to make non-current assets। ये आपने स्टार्ट में बता दिया। फिर इन्वेंट्री, ट्रेड, रिसीवेबल्स एंड कैश एट बैंक कंबाइन टू मेक करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपके कैसे बनते हैं? जो स्टॉक आपके पास है और जो आपने मार्केट से चीजें लेनी है, अपना पैसा लेना है, ट्रेड रिसीवेबल्स वो भी हैं, एंड कैश एट बैंक, और बैंक में जो आपका कैश है वो सारे आपके एसेट्स हैं। कौन से एसेट्स हैं ये? करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स ऊपर जो थे ना, टेंजिबल, नॉन करंट एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स कंबाइन टू मेक नॉन करंट एसेट। इनटेंजिबल जो नजर नहीं आ रहे, अब ये कैश है तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती नजर आती। फिर क्या? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स कंबाइन टू मेक एसेट्स। यहां आप पहुंचे हैं कि एसेट्स क्या होते हैं। देखिए आपने नॉन करंट की बात की, फिर करंट की बात की, वो फैक्ट्स बता के आप मेन पॉइंट आपका क्या था कि आपने एसेट्स बताने थे, एसेट्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। वो चीजें पिछली जो ना नॉन करंट और करंट मिलके उन्होंने एसेट्स बनाए, तो एसेट्स तक हम पहुंच गए। टॉप डाउन में क्या है? उसमें हम एसेट्स से स्टार्ट लेते हैं, फिर नॉन करंट करंट की तरफ चले जाते हैं, फिर वो बता देते हैं एसेट्स कंबाइन कंप्राइज, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं होता, कंप्राइज नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ये आपने मेन डेफिनेशन पहले बता दी, जिसकी तरफ हम ऊपर एंड पे पहुंचे थे, वो ये मेन फैक्ट था। अब उसके बाद आपने कहा नॉन करंट एसेट्स कंप्राइज ऑफ नहीं है, intangible non-current assets and intangible assets। current assets comprise inventory, trade receivables and cash at bank। ये दो चीजें आपने उसको आगे फर्दर इलेबोरेट करते हुए बताई, डिटेल्स आगे बताई।
फिर है ordering the groups. Having formulated the groups, you need to identify an appropriate ordering for presentation in the report. इसकी प्रॉपर एक ऑर्डरिंग भी होनी चाहिए. अब वो ऑर्डरिंग किस तरह करनी है? दिस कुड बी बेस्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग. एक है कि आप रैंकिंग की बेस पे ऑर्डरिंग करते हैं. रैंकिंग से ये मुराद है कि इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां से स्टार्ट कर लें, या तो इस तरह ऑर्डर कर लें, या फिर रैंकिंग में जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है पहले वो बता दें, उससे आगे आप फिर दूसरों पे चले जाएं. रैंकिंग में देखें आइदर डिसेंडिंग और असेंडिंग इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस. इसमें डिसेंडिंग क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले, उसके बाद आप आगे लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाते हैं. असेंडिंग में लीस्ट इंपॉर्टेंट बता के फिर आगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाएंगे. फिर है स्पेशल. स्पेशल का वर्ड स्पेस से बना है, स्पेस. Order the groups as you would visualize them being created into a diagram of chart. अब देखेंगे जब आप कोई ग्राफ वगैरह बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, हर चीज के लिए उसकी अपनी अपनी स्पेस होती है कि ये फलां चीज जो इतने परसेंट तक इसका रेट गया, इतने परसेंट डाउन हुआ इतने मंथ्स के बाद, तो वो जो आप उसमें शो करते हैं वो इस तरह आप लिख भी सकते हैं. उस तरह एक ऑर्डर बना दें कि इसमें क्या करना है आपने, कि जो ज्यादा जिसमें आपने देखी ग्रोथ ज्यादा हुई है पहले वो बता दें, फिर उससे कम ग्रोथ, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह चलते जाए. और अगर आपने ग्रोथ की बजाय कोई डिक्लाइन पे कोई चीज बनाई है तो उसमें क्या करना है कि सबसे ज्यादा डिक्लाइन किन मंथ्स में हुआ है वहां से स्टार्ट करके, और जो ना उससे बेहतर कुछ थोड़ा सा, या ये कि थोड़ा डिक्लाइन किसमें था ज्यादा किसमें हुआ, इस तरह आप दोनों सूरतों में आप आगे से आगे चलते रहते हैं. वो स्पेशल बन जाएगा जिस तरह हम ग्राफ पे शो करते हैं. आप क्रिकेट में तो आपने देखा है अक्सर मैच हो रहा होता है जी कि वो इंग्लैंड की टीम ने वो फर्स्ट 10 ओवर्स में फर्स्ट में इतने बनाए थे, सेकंड में इतने थे, थर्ड में इतने थे, इतने इनके आउट हुए थे. इसी तरह से जब पाकिस्तान है वो एक ग्राफ उनका साथ चल रहा होता है कि फर्स्ट में ऐसे था, फर्स्ट में कितने आउट हुए, सेकंड में कितने हुए, इस तरह की कोई बात, या कितने रन, ये स्पेशल है. तो आप इस तरह का वो तो ग्राफ बना होता है, आप सेंटेंसेस में लिख दें, इस तरह के ग्रुप्स बना लें. फिर क्रोनोलॉजिकल. क्रोनोलॉजी टाइम को कहते हैं जब किसी भी चीज का कोई ऑर्डर टाइम की बेस पे बताया जाए तो क्रोनोलॉजी बन जाती है. क्रोनोलॉजी किस तरह से है कि अगर आप कहते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स बताएं पाकिस्तान मूवमेंट की, पाकिस्तान के एस्टेब्लिश होने में, तो आप क्या करते हैं, आप शुरू कर देते हैं 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 6 में क्या हुआ, फिर 7 में क्या हुआ, 13 में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ, इस क्रोनोलॉजी पे आप चलते हैं टाइम के साथ. ऑर्डर द ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम इन विच दे कर. जिस टाइम के हिसाब से वाकयात होते हैं उसी के मुताबिक ही आप उन्हें बताते रहते हैं कि फलां मंथ में ये हुआ, उसके बाद अगले मंथ में ये हुआ, उससे अगले मंथ में ये हुआ, उससे अगले मंथ में ये हुआ. ये एक वीक है, एक वीक की रिपोर्ट बनाएंगे तो आप मंडे को ये, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह आप लिखते जाते हैं. देन argument. The order builds the argument with logical flow between the various groups culminating in the conclusion or recommendation. अच्छा, फिर आ जाता है कि आर्ग्यूमेंट की बेस पे भी आप ग्रुप्स को ऑर्डर कर लेते हैं कि आपने किस तरह के ग्रुप्स बनाए हैं, उसमें लॉजिक का लेवल क्या है. किसी में जो ज्यादा बहुत आपने कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज है वो ऊपर से स्टार्ट कर दे, फिर लेस कॉम्प्लेक्स करते करते दूसरी तरफ को, इस तरह से आप डिबेट्स वगैरह जिसमें आ जाती हैं. ज्यादा आपने जहां आर्ग्यू करना है वहां पे आप कोई देख लें कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स को आर्ग्यू करके आपने स्टार्ट करना है या ज्यादा इजी से स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है. फिर है रीजनिंग. इफ योर रिपोर्ट प्रेजेंट्स अ रीजनड आर्गुमेंट देन एन अप्रोप्रिएट लेआउट वुड बी. अगर आप ये समझते हैं कि आपकी रिपोर्ट जो है इसमें आर्गुमेंट्स बहुत हैं, रीजनिंग करनी पड़ रही है, आपको दलाइल दे के कुछ चीजें प्रूव करनी है, उस सूरत में क्या करें, फैक्ट्स से स्टार्ट ले लें. स्टेट द एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन फर्स्ट. जो एविडेंस आपके पास है, प्रूफ्स हैं, कोई इंफॉर्मेशन है, वहां से स्टार्ट ले लें. फिर है आर्ग्यूमेंट. डिस्क्राइब द वे इन विच द फैक्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड एंड लिंक्ड. वो जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं उनका आपस में क्या लिंक है. अब पीछे जो आपने अभी देखा था आर्ग्यूमेंट, वहां भी आर्ग्यूमेंट का वर्ड था, इसमें भी हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट है. उसमें रीजन ये है कि वो जो आर्ग्यूमेंट्स आपने पीछे जो रिसर्च की थी उसमें आप जो आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने आए, लोगों की बातें थी, जो भी आपके सामने चीजें
जिन पे डिबेट हुई है वो उस ऑर्डर में था कि कॉम्प्लेक्स चीज कौन सी ज्यादा थी। कॉम्प्लेक्स देखते हुए कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल से हम उस पे गए थे। रीजनिंग में अब आपने यहाँ पे रीजन करना है, एक फैक्ट बता दिया, अब आपने बताना है कि वो फैक्ट्स जो थे आपने किस तरह ये इनको एस्टेब्लिश किया और इनका आपस में क्या लिंक है जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं। फिर कंक्लूजन, द रिजल्ट वी अराइव एट बाय अप्लाइंग द आर्गुमेंट टू द फैक्ट्स। हम फैक्ट्स को आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई करके किन किन रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं हम वो कंक्लूजन में लिख देते हैं। तो रीजनिंग वाली भी एक इसका अपना ऑर्डर है, इसमें फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन ये हम डाल देते हैं चीजें। द आर्ग्यूमेंट विल ओनली अपीयर reasonable to the reader if it is supported by sufficient appropriate facts। अगर आप फैक्ट्स बताएंगे किसी आर्ग्यूमेंट के बारे में, देखें आर्ग्यूमेंट तो आपने आर्ग्यू कर रहे हैं किस चीज पे, उसका कंक्लूजन क्या है, क्या रिजल्ट है उसका, अगर तो उसका कोई अप्रोप्रिएट फैक्ट पीछे है फिर तो आपके कंक्लूजन भी प्रॉपर आ जाते हैं। आर्ग्यूमेंट तो किसी फैक्ट की बेस पे होगा ना, ऐसे तो नहीं अपने पास से हम आर्ग्यूमेंट्स बना लें। जैसा हमारे आमतौर पे हम दोस्तों को मैं कहा करता हूँ कि बहस करने के लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं, उसके लिए आदत का होना जरूरी है। आदत हो तो ऐसे ही आप रीजनिंग स्टार्ट कर लें, ऐसी बात नहीं है, फैक्ट्स होने चाहिए। ऑल टू ऑफ्टन रीडर्स कंप्लेन दैट द कंक्लूजन्स आर नॉट ड्रॉन फ्रॉम द आर्गुमेंट। अब देखिए जो आर्गुमेंट आप यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें से आप कंक्लूजन निकालें। अगर उसमें से नहीं निकाल रहे तो वो आपने तो जो रीडर को बताना है, रीडर ने तो साथ चलते चलते किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है, लेकिन रीडर तो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकेगा अगर उन फैक्ट्स में से आप कंक्लूजन्स नहीं निकालते। जो आर्ग्यूमेंट आपने किया है, देखें आर्ग्यू करना है फैक्ट्स की बेस पे, कंक्लूजन निकलना आर्ग्यूमेंट की बेस पे। फैक्ट ना हो तो आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है, आर्ग्यूमेंट आ गया, आर्ग्यूमेंट में से कंक्लूजन ना निकला, कंक्लूजन को और निकाल दे तो आर्ग्यूमेंट का तो कोई फायदा नहीं है। दिस गिव्स द इंप्रेशन दैट द राइटर कंक्लूडेड फर्स्ट then try to find facts to support the conclusion. All too often readers complain that the conclusions are not drawn from the argument। जब readers ये समझते हैं कि आपने conclusions arguments में से नहीं निकाले, इससे क्या होगा, this gives the impression that the writer concluded first। उससे ये लगेगा कि उसने conclusion पहले निकाल लिया और फिर क्या किया, then try to find facts to support the conclusion। उस conclusion को support करने के लिए कोई facts इकट्ठे करने की कोशिश की है, ये काम गलत हो जाएगा। ये क्या है कि ऐसे ही है कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर आपको किसी ने बता दिया कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, आपने नीचे जाके आंसर लिख दिया और जब क्वेश्चन वो ना रिजॉल्व करते 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 जब पहुंचते हैं उसमें आपके कई स्टेप्स ऐसे हैं जो गलत हो जाते हैं, लेकिन आप फिर भी उसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो वो जो स्टेप्स हैं आपके सारे, वो स्टेप्स तो असल में आपका आर्ग्यूमेंट ही है ना। उस आर्ग्यूमेंट में कहीं वो फैक्ट्स वाली बात नजर ही नहीं आती कि किन फैक्ट्स की बेस पे आपने आर्ग्यू किया और इन आर्ग्यूमेंट्स में से ऐसा कंक्लूजन कैसे निकला। असल में अगर वो मैच नहीं करेंगे, कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट्स में से नहीं नजर आएगा, फिर ये लगेगा कि जैसे कंक्लूजन आपने पहले निकाल लिया है और अब आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। ये यहाँ पे स्लाइड्स हमारी खत्म हो गई। अब मैंने कहा था कि अगर बुक्स आपके पास हों तो हम बुक्स में से भी देख सकते हैं बाकी चीज़ें। ये आप मुझे ज़रा हैंड रेज करके बता दें कि अगर आपके पास बुक्स हैं तो हम बाकी चीज़ें बुक्स में से पढ़ सकते हैं। यस, व्हाट्स योर ओपिनियन। इसकी स्लाइड्स फिर मैं कल कर दूंगा इंशाल्लाह। जी मिनाहल बेटा, मिनाहिल जी सर। जी, बुक है आपके पास? जी सर है। अच्छा, अरमगान? यस सर है। निमरा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी निमरा, आपके पास है बेटा बुक? आवाज नहीं बेटा आ रही है आपकी, शायद आपको माइक। यस सर है मेरे पास भी बुक। जी, आगे हम बुक से स्टडी कर सकते हैं ना? यस सर। करना थोड़ा ही आप तो टाइम हमारे पास भी 5-7 मिनट ही हो रहा जी सर। जी, उमर अब्दुल्ला। जी उमर बेटे, आपके पास है बुक? उमर बेटा, आपको आवाज आ रही मेरी? ये सुनाल जो है ना, ये सुनाल को मेरा ख्याल बड़ी मेरा ख्याल ना शाये है बच्ची, मेरा ख्याल ये जब भी बात आती है उधर से ऑफ कर देती है। सुनाल बेटा, इसको ऑन करो ना, माइक ऑन करो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ अब आई आपकी आवाज, वैसे माइक आपको ऑफ नजर आ रहा था। जी सर है मेरे पास। अभी ये ना फिर आपकी आवाज साफ नहीं आई, उसमें प्रॉब्लम है आपके माइक में। हाँ जी सर है मेरे पास बुक। अच्छा बुक है आपके पास। अच्छा आपका जी माइक सर। आप ऑफ क्यों कर देती हैं? आपको ना डर लगता है शायद बोलने में, ऐसे ही है? नहीं सॉरी सर अब नहीं करती। अच्छा देखो नहीं करना तो अलग बात है, वैसे क्या है कि वैसे शायद मेरा ख्याल आप इसमें शायद फील ज्यादा करती है कि सबके सामने बोल, बस सर ऐसे ही है या नहीं है? नहीं। अच्छा चलें ठीक है। तो बुक्स आपके पास है ना, तो यहाँ से अब हम बाकी चीज़ें कुछ देख लेते हैं। यार थोड़ा सा ये बुक्स आप इससे आगे जरा निकालें। सीधी बुक की लेवल सर कहने से बुक तो करवाना है मैंने ये बुक तो करानी है। चलो ओके ये आगे हमारा टॉपिक है राइटिंग द रिपोर्ट। और ना मेरा माइक ना अनम्यूट की तरह से है। सर कहने लगता है बोलती नहीं है। लेकिन नहीं सर बोलती हूँ, वो आवाज नहीं सी ना जान देगा वो इसलिए कहने लगा सॉरी सर अब नहीं करती। ठीक है मुझसे। राइटिंग द रिपोर्ट में ये 3.1 है लेआउट। ये अभी बात हुई थी कि हमारे पास जो अप्रोचेस हैं उसमें टॉप डाउन और बॉटम अप। जी इसमें देखेंगे टॉप डाउन और बॉटम अप ऑर्डरिंग। यू कुड यूज आइदर द टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच टू ऑर्डरिंग योर रिपोर्ट। टॉप डाउन में क्या है, इसमें कंक्लूजन्स हैं, फिर रीजंस हैं, फिर फैक्ट्स हैं। अगर हम यहाँ पे एक निमोनिक बना लें, निमोनिक निमोनिक किसी को याद है निमोनिक क्या होता है? Yes, is anyone who remembers what a mnemonic is? ये माइक्स ऑन है सबके? अच्छा सबने ऑफ कर दिए हैं। यस निमोनिक किसी को याद है? कौन बताएगा निमोनिक क्या होता है? जी सर वो बायो में याद करते होते थे, मतलब किस तरह कोई के ऐसा टेबल? पैटर्न दे देना केमिस्ट्री का टेबल याद करने के लिए, जो तो उसे कहते हैं निमोनिक, अच्छा जिससे स्पेशल इजी हो स्टेट जाए बार ना। रजिस्ट्रेशन के लिए सर वो शॉर्ट फॉर्म बना देते थे तो उस वजह से मतलब याद रखने के लिए कहते हैं निमोनिक। अच्छा वो पहले मैं पेज ढूंढूं, पेज पर कहाँ गुम हो गया। चलें खैर आप बताएं क्या था निमोनिक? सिर्फ वो कोई पैराग्राफ याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म बना देते थे उनकी, ठीक है मतलब कीवर्ड्स करके सारा। जी ठीक है। ये इंग्लिश के भी कुछ निमोनिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप कहते हैं ये आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, कि हम जब ये कहते हैं ना कि आई और ई जब भी इकट्ठे होते हैं तो आई पहले आता है, ई बाद में आता है। तो जब सी के बाद आते हैं फिर ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, फिर ई पहले आता है, आई बाद में आता है। ये निमोनिक है ई साउंड्स के लिए, जैसे रिसीव, रिसीव, फील्ड, शील्ड, इनमें। एनीवे तो यहाँ पे एक निमोनिक हम सी आर एफ ये टॉप डाउन के ऊपर आप लिख लें। इसका मतलब क्या है कि सी फॉर कंक्लूजन्स, आर फॉर रीजंस और एफ फॉर फैक्ट्स। यानी टॉप डाउन में हमने इस ऑर्डर में चलना है कि कंक्लूजन्स, रीजंस और फैक्ट्स। कंक्लूजन चूंकि हमारा मेन आइडिया होता है वो कंक्लूजन है, वहाँ वही हम टॉप उसको समझते हैं, वो टॉप से हम फिर बॉटम फैक्ट्स तक हमने पहुंचना होता है। ठीक है जी ओके। देन बॉटम अप। बॉटम अप में आ जाता है एफ आर सी। इसमें हम क्या करते हैं कि वो जो हमारा
कंक्लूजन है वो एंड पे चला जाता है, फैक्ट्स पहले आ जाते हैं। आर जो है वो सेंटर में ही रहता है, रीजंस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले फैक्ट्स, फिर रीजंस, फिर कंक्लूजन, इस पे चले जाते हैं। आगे है कि इन प्रैक्टिस द मेथड प्रिफर्ड बाय मैनेजर्स एंड क्लाइंट्स इज बाय फार द टॉप डाउन अप्रोच। मैनेजर्स और क्लाइंट्स पसंद इसको करते हैं कि हम टॉप डाउन अप्रोच में लिखें। इसकी क्या रीजन है? इज एनीवन हु कैन टेल व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द प्रेफरेंस ऑफ टॉप डाउन अप्रोच? यस, हु कैन टेल? यस, सुनाल बताओ बेटा, आपने कहा था मैं बोला करूंगी, बताओ। यस मिनाहिल। सॉरी सर। ओके, कोई बात नहीं, ये वो टेस्ट नहीं होता, बस ये तो होता है सिर्फ ये शेयरिंग हो जाए जरा, इससे ना कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। जी मिनाहिल बेटा, आप बताओ। सर एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर दे, वो नेटवर्क का इशू हो जाता है, आवाज का बहुत मसला होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये है कि यहाँ पे था ना कि मैनेजर्स और क्लाइंट्स जो टॉप डाउन अप्रोच को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? यस सर मैं अरमगान, आपको अरमगान, यस। सर डिसीजन बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाता है वो कैसे? सर। हिराची मेथड के थ्रू वो कम्युनिकेशन जारी होती है। आप मेरा हाल आप अपनी एक बुक लिखें, बिजनेस कम्युनिकेशन की जबरदस्त कामयाबी के बाद बिजनेस मिस कम्युनिकेशन, ये आपने अपने पास से बना लिया है, नहीं है? निमरा बताओ भाई। चले, वैसे गायब हो गई अंदर से। यस निमरा। यस सर। नहीं पता इसका? चलिए मैं बता सर देता किसका? हूँ कि ये जो मैनेजर्स हैं वो टॉप डाउन अप्रोच को क्यों पसंद करते हैं, क्लाइंट्स या मैनेजर्स? उसकी रीजन सर ये कोई है। ये भी बताएगा ना मुझे दिया जाएगा, सॉरी, मतलब हायरार्की में उनकी रैंकिंग ज्यादा होती है नहीं ना? नहीं बेटा नहीं, ये देखो इसमें आप कंक्लूजन से स्टार्ट कर रहे हैं। कंक्लूजन से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपने मेन आइडिया स्टार्ट में प्रेजेंट कर दिया, उससे हमें पता चल जाता है कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, टाइम बच जाता है उनका। टाइम सेविंग। हाँ जी, टाइम सेविंग मीडियम है ये। This is because time is of such a premium in the business environment that people rarely have time to look at all the detail. They want immediate answers. ठीक है? Therefore, senior people tend to pay most attention to the introduction, summary, and conclusions rather than the body of the report. तो जो busy people हैं वो क्या करते हैं, वो introduction देखते हैं, summary देखते हैं, conclusions देखते हैं. This is not to say that the body is redundant. इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी का कोई काम ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा ही है, उसमें फायदा कोई नहीं कि ना भी लिखे तो कोई, ये बात नहीं है। Far from it. However, in practice, readers will not selectively read the sections of the body where they need more information about something. They read in the summary. हाँ, जहाँ पे उनको जरूरत है उन्होंने ज़ाहिर है उसमें से चेक तो करना है, तो बॉडी में जाके उस हर चीज़ को पढ़ेंगे। The usual approach is therefore to present the end of the story at the beginning. आपको पता होगा, ये यकीनन आपने किया होगा कि आप लोग जब कोई बड़ी कोई स्टोरी, कोई नॉवलेट, कोई आप लिखते हैं, कोई अफसाना टाइप की चीज़, आप जब पढ़ते हैं आपने देखा कि एक पेज, दो पेजेस, उसके बाद क्या करते हैं आप फौरन एंड वाले पेज पे जाकर देते हैं कि एंड पे क्या हुआ, पहले वो देखते हैं। ये किया आपने कभी या नहीं? नॉवल ही नहीं कभी भी पढ़ा जी नहीं, कोई स्टोरीज आती है ना कभी किसी भी यार। मैगजीन में, स्टोरीज में आप एंड पे सर जाकर, वो पढ़ी है मगर ऐसे नहीं किया कभी। कभी नहीं किया? जरूर सर करते हैं। अगर ये निमरा आपने नहीं किया ना, आप तो बड़े पूरी स्टोरीज पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लगाती होगी, आमतौर पे सारे सर लोग वो ये ना करते हैं। 10th में मिलती है लाइब्रेरी से। जी। सर मैं तो कंप्लीट पढ़ के फिर देखती थी, बस ये हो गया। अच्छा, सर सर अगर मैं लास्ट तो से कभी कभी पढ़ने ना पढ़ने का दिल नहीं करता। हाँ वो चीज़ तो अच्छी है अगर आप इसका पढ़ लें, लेकिन हम आम तौर पे ना जितने भी लोग हैं ना मोस्टली यही करते हैं, स्टोरी थोड़ी लॉन्ग कर देना तो 5-6 पेजेस की स्टोरी तो एंड से जाकर देख जरूर लेते हैं कि हुआ क्या, बाकी बाद में देखी जाएगी फिर पढ़ लेंगे। तो ये एक कंक्लूजन सामने आने से बाकी चीज़ को समझना ईजी हो जाता है, स्टोरी को समझना भी ईजी हो जाता है।
आप कई दफा अपने सिलेबस की बुक्स में देखते हैं ऐसी वो जो चीज स्टोरी टाइप चलती यस, है। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट। हाँ जी, तो वो ये होता है कि एंड पे हम देख लें तो बाकी चीजें समझनी इजी हो जाती हैं। अच्छा जी, तो इसलिए ये जो स्टोरी होती है, टू प्रेजेंट द एंड ऑफ द स्टोरी एट द बिगिनिंग, एंड को अगर स्टार्ट में लिखते हैं तो इजी है समझना। इन प्रैक्टिस दिस मीन्स समराइजिंग द कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस इन एन एग्जीक्यूटिव समरी एट द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। टॉप डाउन, ये टॉप डाउन बन जाता है जब आप स्टार्ट में समरी देते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी से मुराद ये होती है कि ये जो हम समरी लिखते हैं ना किसी भी चीज़ की, एक मैच की समरी है, कोई इवेंट है, कोई इंसिडेंट है, उसकी आप समरी लिखते हैं, वो होती है 1/3 और वो जनरल होती है जिसको हर कोई आदमी समझ सके। एग्जीक्यूटिव समरी ना 1/3 होती है और ना ही वो जनरल पब्लिक के लिए होती है। ये है किसी ऐसे ऑफिशियल के लिए जो उस रिपोर्ट को डिमांड करता है और टेक्निकल पर्सन है उस मामले में, ये उसके लिए है, जनरल नहीं है। ये 1/3 होना इसका कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है एक रिपोर्ट वो कोई 10 पेजेस की है, आपने सिंगल पेज पे, हाफ पेज पे उसको करके एग्जैक्ट समरी बना के दे दिया। और जो समरी आमतौर पे आप लिखते हैं उसमें बड़ी सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। एग्जैक्टिव समरी में अगर आपका रिसीवर ये जार्गन को जानता तो हम जार्गन वर्ड्स अंदर ऐड कर देते हैं ताकि टेक्निकलिटीज प्रॉपर्ली उसके सामने आ जाए at the start of the document. However, it is also important to include an introduction right at the start of the report that sets the context of the subject of the report. ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम समरी वगैरह जो उससे पहले एक इंट्रोडक्शन भी दे दें कि हम ये रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं, किसने मुझे कहा था, ये भी तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। That sets the context of the subject of the report. इससे एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, बैकग्राउंड मिल जाती है रिपोर्ट को कि रिपोर्ट क्यों लिखी गई है। I think it's enough and we'll discuss more things tomorrow inshallah. Any questions from your side? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये रिडंडेंट का मतलब बता दें। द बॉडी इज रिडंडेंट। रिडंडेंट का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा, Unnecessary. unnecessary, unwanted. ओके सर। Okay, thank you very much. Allah Hafiz. Okay, fi amanillah.